सीडीपी बाय अजय सर। साथियों 11 बज चुके हैं और आप सभी के लिए आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के मैं हाजिर हूं। नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। साथियों आज आपके लिए मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो टॉपिक आपके सीटेट 2024 में आपसे पूछे जाने हैं। आपका जो सीटेट का पेपर होगा, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों में आज की क्लास से प्रश्न पूछे जाएंगे और पूरे पेपर में लगभग 20 प्रश्नों के आप सही जवाब देकर के आओगे आज के इस क्लास से। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो NEP 20 से, NCF 2005 से, RTE 2009 और इसके साथ साथ RPWD 2016 से हर पेपर में आ रहे यहाँ से प्रश्न। जी हाँ, पिछले कुछ समय के जब हम लोग पेपर देखते हैं तब हम ये पाते हैं कि एक भी ऐसा पेपर आपका नहीं है जिसमें यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। हर पेपर में यहाँ से वो आपसे प्रश्न पूछता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की, आज की इस क्लास की। आपकी स्क्रीन पर बेटा पहला प्रश्न है। आपके पेपर में आपसे पूछा जाता है NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। जो शिक्षक होता है वो परमिसिव नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो गलत देता है। बेटा अथॉरिटेटिव यानी कि सारे अधिकार जो हैं वो टीचर अपने पास में रखे, जैसे मैं कहूँगा, जब मैं कहूँगा वैसे ही उस समय पर आप वैसे करोगे, नहीं ऐसे नहीं होना है। हाँ, डिक्टेटरशिप रखे, तानाशाह जैसे हिटलर हम लोगों को याद आते हैं। हाँ, पूरी जनता पर जो है वो क्रूर बन के अत्याचार करे हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। टीचर जो होता है ना उसे तो फैसिलिटेटर के तौर पे रहना होता है, सुविधा दाता के तौर पर शिक्षक को होना होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे आप लोग देखेंगे इसके बाद आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, और देखो ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। सीटेट पेपर 1 11 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया और अभी 21 जनवरी में आप लोग अपना पेपर 2024 में देने जा रहे हो ना, तो ये भी जनवरी में ही आया हुआ प्रश्न है और क्या पता आपकी जनवरी में फिर से ये प्रश्न आपके पेपर में आ जाए। हमें सही जवाब देने हैं। जैसे वो आपके पेपर में आपको देगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF 2005 जो है अपना किसके महत्व पर बल देता है। जहां पर बच्चे की एंगेजमेंट होगी, जहां बच्चा एक्टिव होगा वहां पर उसका फोकस होगा, जहां पर चाइल्ड सेंट्रिक चीजें होंगी, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज होंगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्टिव एंड एंगेजमेंट इंटरेक्शंस की इसमें बात की गई है, बिल्कुल सही है। बच्चे को हम लोगों को एक्टिव एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन में लगाना है। ड्रिल एंड रिपीटेड प्रैक्टिसेस के अंदर बार बार अभ्यास करवाना, रटवाना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस, इन पर कम ध्यान देना है, या कहें कि NCF 2005 इन पे फोकस नहीं करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टेलीग्राम चैनल अगर आप में से किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना होता है मेरा नाम अजय सिंह खर्ब, और जैसे ही आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी की सारी अपडेट नोट्स इस पर लगातार मिलते हैं। आइए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्लास को लाइक करते हुए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई विषय वस्तु के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, गलत कहता है। बच्चों को तो हमने सक्रिय बताया है, बच्चों को निष्क्रिय हमने नहीं बताया है, ठीक है। बच्चों को हमने सक्रिय कहा है, निष्क्रिय नहीं कहा है। जो भी निष्क्रिय इसमें लिखता है, जो भी इसमें निष्क्रिय कहता है, वो एकदम गलत जवाब दे रहा है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए बेटा, बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, यह भी गलत बात है। बच्चों में तो क्षमता होती है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, एकदम गलत बात है। इसको तो हमें खत्म करना होता है। NCF कहता है कि बच्चे मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, समझ के द्वारा बेहतर तरीके से सीखते हैं। हर कॉन्सेप्ट उनकी डेली रूटीन लाइफ के साथ कनेक्ट करके उनको हमें सिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और बच्चे जो होते हैं वो खुद से भी, अपने आप से भी ज्ञान निर्माण करने की योग्यता रखते हैं।
प्रश्न अगला हमसे ये कहता है, एनसीएफ 2005 सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण पर जोर देता है? हाँ जी, जोर देता है, बिल्कुल देता है। और इसके अंदर तो जो आधार बनाया गया वो रचनावादी दृष्टिकोण को ही बनाया गया है। पेपर में आपसे यह भी पूछता है कि एनसीएफ 2005 का जो आधार है, जो बेस है, वो क्या है? तो बेटा इसका जो बेस है वो हम लोग कंस्ट्रक्टिविज्म को ही मानकर चलते हैं, जहां पर बच्चा मेमोराइज नहीं करता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू खुद से एक्टिविटीज करके नॉलेज कंस्ट्रक्शन मीनिंग प्रोसेस चलती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, सेकंड भी गलत है और फोर्थ भी गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर थ्रू एंगेजिंग एक्टिविटीज। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर जब आता है तो आप इसमें देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इसकी समझ से प्राप्त होती है। अभी मैंने आपको समझाया था कि एनसीएफ 2005 का सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहता है। जल्दी से सभी मुझे कमेंट करके बताएं कि सर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो तो यहां पर रहता है। चलो फास्ट सभी आंसर करो, सभी आंसर करें जल्दी से इस बेहतरीन क्लास के लिए। वेरी गुड, आंसर सबकी ओर से आना चाहिए। शाबाश बेटा, जवाब सभी दो। वेरी गुड। हमारा फोकस कंस्ट्रक्टिविज्म पे रहता है, ये तो आप सभी मानते ही हो। हमारा फोकस किस पे रहता है? कंस्ट्रक्टिविज्म पे रहता है ना? तो हम आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 3 ही करेंगे। चलिए, अब कंस्ट्रक्टिविज्म की जब बात आती है तो हमें दो साइकोलॉजिस्ट याद आते हैं, एक और हमें जीन पियाजे और दूसरी ओर वाइगोत्स्की। दोनों ने बच्चे को सक्रिय कहा है, दोनों ने बच्चे को ज्ञान निर्माता कहा है, लेकिन कौन किस तरह की गतिविधियों पर जोर देता है इस पर भी आपको पता होना चाहिए। पियाजे जो हैं वो कॉग्निटिव मेंटल एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं, और जो वाइगोत्स्की हैं उन्हें आप ये पाते हो कि ये सोशल इंटरेक्टिव एक्टिविटीज पर ज्यादा फोकस करते हैं। चलिए, प्रश्न अगले पर हम लोग आते हैं बेटा। तो ये कहता है कि 2005 में जो एनसीएफ आया उसके अनुसार आपको बताना है, और सभी ऑप्शंस को जब आप देखते हो तो मैथ रिलेटेड यहां पर आपसे बात की गई है। और मैथ आपको कौन पढ़ाते हैं, चमकाते कौन है? हिमांशु सर चमकाते हैं। तो चलो इस प्रश्न को चमका देते हैं। चमकाइए जरा सभी इस प्रश्न को। पूजा, शायका, विवेक, आशुतोष, अंसारी, शोभा, ईशाना, नीलू, राजेश, ऑलराउंडर किंग, यूनिक जीके एकेडमी, कन्हैया झा। स्वागत है बेटा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना आर्या, मीना सैयद, अंकिता गुप्ता, कमलेश, कल्पना गोड, रोशन खातून। आशीष आपको मेरी आवाज कम आ रही है, ये देखो अब आपको मेरी आवाज तेज आ रही है। आशीष आशीष आशीष, बस आ गई ना तेज? चल अब पढ़ाई पे ध्यान दे। ये क्या कहता है? राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर 3 होगा। द नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज टू डेवलप न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल्स एंड हायर एम इज टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हमारा उद्देश्य खास यही रहता है कि बच्चे में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को बढ़ा सकें, उसमें बेहतर बना सकें, बच्चा खुद से समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे। प्रश्न अगला आरटीई से हमें दिया गया है, और देखो जैसा आज की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि आपको सारे के सारे वो प्रश्न मैं करवाऊंगा जो बार बार आपके पेपर में आ रहे हैं। ये सेम क्वेश्चंस बार बार आपके पेपर में आ रहे हैं। हर प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिए जरा, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी है। फोकस करें बेटा। ये कहता है कि आरटीई 2009, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कमजोर वर्ग के 25% वो बच्चे जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से आते हैं, हर विद्यालय में जो प्राइवेट होगा उनके लिए 25% सीट जो है वो रिजर्व रहेंगी। तो बताइए इसका जवाब हमारा क्या होगा? सभी बताएं।
अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2009, इन विच क्लास 25% सीट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम वीकर सेक्शन शुड गेट एडमिशन इन नेबरहुड प्राइमरी स्कूल। पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक ये व्यवस्था रहती है। ठीक है, विद्यालय की प्रथम कक्षा में, फर्स्ट क्लास जो होगी, प्रथम कक्षा जो होगी, वहां से लेकर के। अब ये पड़ोसी विद्यालय का कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है? ये कहता है कि बच्चा जब स्कूल में जाएगा अपने घर से, तो घर बच्चे के स्कूल से 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर नहीं होना चाहिए। प्रश्न अगला हमसे ये कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसका समर्थन करता है? सेग्रीगेशन नहीं करना है, मेन स्ट्रीमिंग में इंक्लूसिव से पहले ही आ गए थे, इंटीग्रेटेड के टाइम से ही। ऑप्शन फर्स्ट हमारा जवाब बिल्कुल सही होगा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन को खत्म करके ही इंक्लूसिव एजुकेशन की शुरुआत हुई थी। इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव में डिफरेंस क्या होता है बेटा? जो इंटीग्रेटेड होता है इसमें स्कूल सेम होता है, लेकिन स्कूल के अंदर व्यवस्था अलग होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहता है स्कूल, क्लासरूम, टीचर, सिलेबस सब कुछ सेम होगा, किसी भी बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव या किसी के लिए कुछ भी अलग से नहीं होगा। अलग से सुविधाएं उनके लिए होंगी जो विशेष बालक होंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी शिक्षक और पूरे के पूरे सिस्टम की होगी। चलिए अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आता है, उससे पहले एक बार सभी टाइप कर देंगे CDP बाय अजय सर। चलिए सभी एक साथ में टाइप करेंगे CDP बाय अजय सर। साथ में क्लास को लाइक भी कर दें। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आज मैं लेकर आया हूं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चारों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, और हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चंस भी मिल जाएं, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके। आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है। और देखो ये प्रश्न कहां पर आया है, आपके पेपर में पूछा गया 10 जनवरी 2022 में। सेम क्वेश्चन आपके पेपर का ही है, और ऐसा ही प्रश्न आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? आप ध्यान देंगे, बच्चे जो होते हैं उनको सरकारी विद्यालय में तो फ्री में एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, और सभी को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे हमारे देश के अंदर जगह है जहां पर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और अगर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहां पर बच्चों की पहुंच नहीं है। तो बच्चों के नजदीक अगर निजी विद्यालय है और वहां पर वो जाना चाहते हैं तो वहां पर भी उनको एडमिशन मिलेगा। 25% सीट जो है वो रिजर्व करके रखी जाएंगी सभी निजी विद्यालयों में, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक। आगे हमसे ये कहा गया समावेशी शिक्षा। अब आप ध्यान से देखें, आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में दी गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? बताएं। समावेशी शिक्षा व्यवहारवादी पर नहीं, दिव्यांगजनों पर सिर्फ नहीं बेटा, ये अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य नीड की बात करता है, और ये नीड आवश्यकता, जरूरत आधारित। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आता है, ठीक है, ध्यान से आप लोग उसे देखेंगे, और क्लास की जो PDF है और साथ में नोट्स वो आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना सभी के सभी। प्रश्न हमसे ये कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन कार्य, बड़े गौर से देखो, बड़े ध्यान से देखो, समझो इसको, इस तरीके के प्रश्न ही आपके पेपर में आएंगे। ये सीटेट पेपर 2 में 17 जनवरी 2022 को आपसे पूछा गया प्रश्न है। 17 जनवरी 2022 को ये आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है। कई सारे बच्चे जो हैं वो बार बार एक बात ही मुझसे कहते रहते हैं कि अजय सर आप हमें जो है पेपर 2 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो करवाओ, पेपर 2 वाले क्वेश्चंस करवाओ। तो ये लो, पेपर 2 का ही क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछा गया है, देख लो अब आप सभी के सभी। आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने है सब कुछ।
शाबाश। राइट आंसर क्या बनेगा? माता पिता को पढ़ाने और गृह कार्यों को पूरा करने का मार्ग दिखाएं। अरे राइट आंसर होगा बी और सी। ए भी गलत है और डी भी गलत है। 8वीं कक्षा तक का जिक्र होता है इसमें। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 2021 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? ये तो हम सभी जानते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। 2016 में यह आया था, 2016 में यह आया था। अच्छा, नोट्स हिंदी में, बेटा नोट्स हिंदी में भी आपको मिलेंगे। रोजाना कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आती है, सर हिंदी में नोट्स दे दो। जैसे इंग्लिश में नोट्स आ रहे हैं ना आप लोगों के पास, ऐसे हिंदी में भी आएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी बिहार में प्राइमरी टीचर की भी भर्ती आ गई है, जिसका बच्चे इंतजार कर रहे थे। RPWD, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटी एक्ट, इससे पहले PWD था। प्रश्न अगला 2022 में हमसे पूछा गया, समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाध्य हेतु 2016 में जो अधिनियम आया उसके अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया जाना है? विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना, सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना, पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां उपलब्ध करवाना है। संसूचना हेतु संवर्धित और अनुकल्पीय पद्धतियों का उपयोग। देखो जो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर 3rd और 4th दिया गया है वो तो बिल्कुल सही है। बच्चों का सर्वेक्षण भी करना जरूरी है, लेकिन ऑप्शन 2 गलत है। क्लास के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉन्सेप्ट से आपको बच्चों को सिखाना होगा, और सभी को आप एक रूप में, एक ही तरीके से, एक ढंग से सब कुछ नहीं दोगे। आपको विधियों में भी परिवर्तन करना होगा, बहु रूप से आपको शिक्षण करना होगा, और परीक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन करने होंगे। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन, 3rd ऑप्शन और 4th ऑप्शन एकदम सही मालूम होता है। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? देखो 2020 से, हाँ जी, NEP 20 से आपके पेपर में प्रश्न पहले भी पूछा गया 23 दिसंबर 2021 में। ये कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड और बिहेवियरिस्टिक नहीं, एक्सपीरियंशियल चीजें हमें बनानी है, प्रयोगात्मक चीजों को बढ़ावा देना है। बच्चे खुद से करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। बच्चों की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर ज्यादा रखनी है। सभी के लिए बढ़िया प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और कई बार पेपर में पूछा जा चुका ये सेम क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आप लोगों को, 4 स्टेटमेंट दी गई। बताइए जल्दी से अब कि राइट आंसर इसका हम क्या लगा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास आप सबों के लिए। बहुत बढ़िया शानदार क्लास। विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, देखो एक्स्ट्रा बर्डन जो भी है बच्चों पर उसको रिडक्ट करना है, सही बात है। विद्यालय की पाठ्यचर्या लचीलापन बढ़ाना है, रटंत अधिगम को महत्व नहीं देना और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर 1st, 2nd और 4th सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। जो ये 3rd है ना, ये गलत बात है। अगला हमारा प्रश्न जब आता है तो उसमें भी आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। ये कहता है प्राथमिक कक्षाओं के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा। अब हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है वो 5+3+3+4 के रूप में हमें दिया गया। 10+2 को खत्म कर दिया गया, ये तो हर कोई जानता है। तो इसका जवाब क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? शुरुआत के 5 साल फाउंडेशन। जब घर भी बनाते हैं तो घर बनाते हुए सबसे पहले क्या आती है? फाउंडेशन। फाउंडेशन के भी 2 लेवल होंगे, एक और आएंगी बाल वाटिका हमारी यहाँ पर, ठीक है, और फिर आएंगी क्लास 1st और 2nd।
लेकिन इसने तो पहली से पांचवी की बात की है, फर्स्ट सेकंड फाउंडेशन में आ गई है, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहां पर आएगी? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ में ए रहेगा, जो प्रीपैरेटरी है और फाउंडेशन है। प्रीपैरेटरी स्टेज के अंदर हमारी आएगी, जिसे हम प्रेप स्टेज भी बोल देते हैं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 2021 में आपसे पूछा जा चुका, यह कहता है हेतल घर में गुजराती बोलती है, बड़ी अच्छी बात है। और गुजरात से ही हमारे देश के इस वक्त दो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं, कौन कौन है वो? हाँ सर, मेरी शादी है लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लास देख रही हूं। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत यहां पर। कब है आपकी शादी? ये जो बच्चे जिनकी शादी है, पढ़ाई मत छोड़ देना, ऑलराइट? पढ़ाई मत छोड़ देना, भले शादी हो रही हो। शादी हो रही है तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे। अच्छी बात है, शादी हो रही है, शादी होनी चाहिए, हाँ? गलत बात थोड़ी है। मैं तो ये कहूंगा कि सबकी शादी हो, जिनकी शादी अभी नहीं हुई है उनकी भी होनी चाहिए, हाँ? चलो बताओ, राइट आंसर इस बेहतरीन प्रश्न का हमारी ओर से क्या होना चाहिए? जवाब दो बेटा, ऐसे बात नहीं बनेगी। आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न ये 2022 में आपसे पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। शायका कह रहे नहीं सर शादी बर्बादी है। ये जितने भी लोग ये कहते हैं शादी बर्बादी है, तो किस आधार पर ये कहते हैं? क्या पैरामीटर होते हैं शादी बर्बादी होने के? कोई ना कोई पैरामीटर तो फिक्स कर रखा होगा। देखो एक बात हमेशा याद रखो, जब आपकी शादी हो जाती है तो बदलावों के लिए तैयार रहो, क्योंकि दो अलग अलग सोच के व्यक्ति एक साथ में जब आते हैं तो विचारों में टकराहट होती है कई बार। तो जहां भी आप लोगों को परिवर्तन लेकर आना पड़े जो सुधार के लिए है, तो वो गलत नहीं है। अगर किसी की मंशा ये है आपके साथी की मैं तो तुझे बदलूंगा, जैसा भी तू है, जैसी भी तू है, मुझे तुझे बदलना है, वो भाव गलत है। लेकिन एक दूसरे के रिश्ते को, परिवार को, है ना, अपनी जिम्मेदारियों को समझ करके बेहतरी के लिए अगर कार्य किया जाता है तो उसमें बदलाव जब हम खुद में लेकर के आएंगे तो वो कतई गलत नहीं है। ठीक है, जैसे गाड़ी होती है आपने देखी होगी ना, जैसे अपनी साइकिल ही है, बेसिक से आपको समझा देता हूं। उसका एक टायर आगे होता है, एक टायर पीछे होता है ना? शादी होने के बाद आप सबका जीवन ऐसे ही होता है बेटा। आप दोनों एक साइकिल के दो पहिए होते हैं, एक को भी निकालोगे तो भी दिक्कत आएगी, हाँ? तो रिश्ते में खुशी के साथ रहो, एक्सेप्टेंस के साथ रहो। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में तो समस्याएं इस वजह से आती हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो जब अगले घर चली जाती हैं शादी के बाद में, लड़के के साथ वहां रहती हैं, तो एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं उन लोगों को, उस घर को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। कई जगह पर क्या होता है कि लड़की जो होती है वो एक्सेप्ट करने को तैयार होती है, लेकिन उस घर वाले जो लोग होते हैं वो लड़की को ये एहसास कराते हैं कि तुम्हें यहाँ कुछ नहीं समझा जा रहा है, ठीक है, तुम तो यहाँ पर ब्याह कर क्या आई हो, तुम्हारे लिए यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो लड़की को वो लोग एक्सेप्टेंस नहीं दिखाते हैं अपनी ओर से। तो कुछ मामलों में लड़कों की ओर से दिक्कत है, कुछ मामले में लड़की की ओर से दिक्कत है। और एक बात और मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, शादी होने के बाद में जितनी भी समस्याएं किसी की भी जिंदगी के अंदर आती हों, एट द एंड सॉल्यूशन दो ही लोगों को करना होता है, लड़का और लड़की। बाकी सब चाहे कुछ करें या ना करें, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों खुश हैं तो सब कुछ ठीक कर देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? देखिए, मूल्यांकन हमें करना चाहिए या नहीं, पहले तो इस बात को समझो। हाँ, मूल्यांकन हमें करना चाहिए, मूल्यांकन हमें
करना चाहिए। लेकिन क्यों? ताकि जहां कहीं पर भी कमी रह गई है उस कमी को दूर किया जा सके, बच्चों को बेहतर बनाया जा सके। रटने की क्षमता का परीक्षण बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए करते हैं, तुलना भी नहीं करनी होती है, रटवाना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर अगला 2021 में आपसे पूछा जा चुका है। देखो ध्यानपूर्वक, ये क्या कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। ध्यान से देखो। अच्छा, मैं एक बात और कहूंगा, यहां पर आप लोग शादी वाले मुद्दे पर आज बात कर रहे हो, इसलिए जिम्मेदारी दोनों की बराबर होती है, लेकिन कुछ समय तक या कहीं शुरुआती कुछ समय के अंदर लड़के की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और लड़के के परिवार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है लड़की के प्रति, कि वो अपना सब कुछ छोड़कर के उस लड़के और उस परिवार पर विश्वास करके वहां पर आई है, तो वो पूरा परिवार और लड़का उस लड़की को वहां पर कंफर्टेबल फील करवाए। ठीक है, वो उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानती है तो उसको समझाए, उसका साथ दे। आते ही लड़की के ऊपर, ठीक है, कोई दबाव, किसी तरीके की बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लादना सही नहीं होता है। शुरुआती समय में लड़की को, ठीक है, लाइक हर चीज सिखानी, बतानी, समझानी बच्चे की तरह है तो ज्यादा सही है। ऑलराइट, लेकिन पेशेंस कहां होता है लोगों के अंदर। लड़की एक तरफ अपना सब कुछ छोड़ करके वहां आई है, विश्वास करके आई है। हाँ, फिर धीरे धीरे लड़की को भी समझना पड़ेगा, अब यही मेरा परिवार हो चुका है, मुझे अब इस परिवार के खातिर ही सारी चीजें करनी है, मुझे भी इस परिवार का ध्यान रखना है। चलिए, तो ये कहता है कि देखिए, हमें रोट लर्निंग को तो खत्म कर देना है, और रोट लर्निंग को खत्म करके बच्चों के अंदर ने रटना जो है उसको खत्म करना है, और समझ के आधार पर जो सीखना होता है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, समझ के आधार पर जो होता है उसको बढ़ावा देना है। तो राइट आंसर क्या होगा, बताएं जल्दी से सभी। ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, कुछ बच्चों ने कहा कि असेसमेंट 4 को हटाकर ऑफ किया जा रहा है। आप लोग गलत कह रहे हो। 4 जो होता है ये तो बढ़ाना होता है। हाँ, महेश कुमार कह रहे हैं जॉब नहीं मिलने से मेरी पत्नी मुझसे लड़ती है। तो यहां पर महेश जी, आपके साथ में आपकी पत्नी भी अगर बैठी हैं तो मैं उनको कहना चाहूंगा, देखो, आप अपने पति के साथ में लड़ो मत, उसका साथ दो। वो आज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका साथ दो। देखिए, पत्नी भी इस वजह से लड़ती होगी, शायद घर की जो जिम्मेदारियां होंगी, जो खर्च पानी करना होता होगा, वो समय पर शायद आपकी ओर से उतने बेहतर तरीके से ना हो पाता हो, इस वजह से लड़ती होगी कि जॉब नहीं है तो जिम्मेदारियां जो हैं, है ना, वो अब आन पड़ी हैं सिर पे, तो उनको भी निभाना पड़ेगा। तो पत्नी जो है वो पति को समझे और पति जो है वो पत्नी को समझाएं कि यहां पर मेरा साथ दो, चीजें बेहतर करेंगे साथ मिलकर के। आइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण, रटवाना तो हमें खत्म करना है, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, कंटेंट लर्निंग के लिए नहीं। आप कंटेंट लर्निंग तो सिर्फ इसलिए बच्चे को करवा रहे हो कि उसके बेहतर नंबर आ जाएं, सब कुछ उसके दिमाग में सूचनाएं आप ठूस दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 3, सभी विद्यार्थियों के लिए उनके अधिगम और विकास का अनुकूलन करना। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर अभी आएगा या नहीं आएगा, उसमें थोड़ा सा इंतजार करो। एक बात मुझे आप सभी को बतानी है, ये अपना टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का चैनल है, आप सभी इस चैनल को चलाते हो, है ना। तो बेटा, जब आप इस चैनल पर आओगे और देखोगे तो यहां पर 500 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो 500 के
हम सभी का ये परिवार हो चुका है, इस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 5 लाख साथियों का हमारा जो ये परिवार हो गया है, इसके लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। आप सभी ने यहाँ पर दिवाली पर जो 5 लाख का अपना ये परिवार पूरा कर लिया है, ये बहुत खुशी की बात है। और अगला साल जब आएगा, जब अगली दिवाली आएगी, तब तक ये अपना परिवार 10 लाख लोगों का हो जाए। यही उम्मीद, आशा और विशेष के साथ में हम लोग आप सभी एक साथ मिलकर के दिवाली अच्छे से मनाएं। दिवाली की तैयारियां आप सबकी कैसी हैं? बढ़िया हैं, शानदार हैं। अयोध्या में तो रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, लाखों लाख दिए लगाए जा रहे हैं। पूरा अयोध्या सज चुका है। अयोध्या के अंदर तो बड़े जश्न की तैयारियां हैं। हर साल अयोध्या में दीपावली जब आती है तो बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि अगली दीपावली जब आए तब तक आप सबकी नौकरी लग जाए, आप सब खुद से कमा रहे हों। और बेटा जो ये टेलीग्राम चैनल है अपना, इसे आप सभी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए दीपावली पर मेरे लिए कुछ खास है। तो कल दीपावली पर आप सबके लिए कुछ खास नोट्स, कुछ खास पीडीएफ जो आ रही हैं, उनको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है? प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाते हैं। कल इस चैनल पर मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देने जा रहा हूं। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में दूंगा, पूरा पेपर, कंप्लीट पेपर जो पिछली बार हुआ था, दोनों, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी। अभी आपके टेलीग्राम पे पीडीएफ आई होगी, आप लोग देखोगे तो आप देखो, पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे पहुंच गई है आज वाली क्लास की। चलिए, तो क्लास को लाइक करते हुए अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। सही मायनों में तो दीपावली ऐसा त्योहार है जब हमें बुराइयों को खत्म करके अच्छाइयों को गले लगाना होता है। तो अब सभी गलत हरकतों को छोड़ देना और अपने जीवन में अच्छाइयों के दीप जलाना, मेहनत के दीप जलाना, खूब मेहनत करना। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में ठीक 11 बजे।